Good morning, students. Today we start our book Introductory to Macroeconomics. First of all, we discussed about the syllabus or chapters in this book. In this book, we described or studied 5 units. Okay? And then in first unit, Unit 1. Unit 1 is of national income. National income and related aggregates. ठीक है, this is the first unit and this will come in exam for 10 marks. ठीक है. Second unit, in second unit we study money and banking. Money and banking, this will be of 6 marks in boards. In unit 3rd, we discuss determination of income and employment theory. Determination of income and employment theory, and this will come in board exams of 12 marks. ठीक है. Then fourth unit, Unit 4 is of government budget and the economy. This unit will come of 6 marks in boards. ठीक है. And last unit, fifth unit, is of balance of payment. This unit comes of again 6 marks. These 5 units will discussed in the book Macroeconomics. ठीक है. We will discuss first Unit 2. We will start with Unit 2, Chapter Money. ठीक है. Today we start the Chapter Money, but उससे पहले I will define the definition of macro. Micro means which you studied in your class 11. Micro means small. ठीक है. Small का मतलब when we studied about an individual or a market, then it is microeconomics. When we study the economy as a whole, ठीक है, आपने वहाँ डिमांड करा, इंडिविजुअल करा, मार्केट करा, यहाँ हम डिमांड पढ़ेंगे एग्रीगेट यानी कि होल इकोनॉमी की. तो जो हम होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. इस बुक में हम अपना चैप्टर जो आज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ मनी. हम मनी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. मनी के चैप्टर को शुरू कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो दे रही हूँ. जब एक टाइम था, ठीक है, मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो लोग तभी भी रहते थे, आपस में कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते थे, काम करते थे. वो बात अलग है कि लोगों की वांट्स जो होती थी वो बहुत लिमिटेड सी होती थी. लोगों की वांट्स, तो वो वांट्स इजीली पूरी हो जाया करती थी. तो वो आपको पता है कि जो सिस्टम चला करता था, जिस सिस्टम के थ्रू वो आपस में गुड्स को एक्सचेंज करते थे, दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम. तो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चला करता था. बार्टर सिस्टम के टाइम जो इकोनॉमी थी उसको हम कहते थे सीसी इकोनॉमी. सीसी इकोनॉमी मीन्स कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी. कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी. बट पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ह्यूमन की वांट्स जो थी वो बहुत बढ़ने लग गई. तब ये बहुत मुश्किल हो गया कि कैसे वो अपनी चीज़ों, ज़रूरतों को सिर्फ एक गुड्स के एक्सचेंज से हम पूरा कर सकें. तो उसमें जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती थी हर किसी के, वो प्रॉब्लम क्या आती थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. यानी कि अपनी वांट को पूरा करने के लिए मेरे पास जो भी चीज़ है मैं उसको किसी से एक्सचेंज करूँगी, तो मुझे वो पर्सन चाहिए जो वो मेरी चीज़ लेने को तैयार हो जाए और जिस चीज़ की मेरे को ज़रूरत है वो उसके पास हो. फॉर एग्जाम्पल है कि मान लो ये पर्सन ए है. ठीक है. ये पर्सन ए के पास वीट है, बट ये अभी क्या चाहता है? राइस. इसकी वांट क्या है? राइस. अब ये राइस कैसे लेगा किसी को वीट देके? अब इसको उस पर्सन की ज़रूरत है. सो हम कह लेते हैं मान लो वो पर्सन बी है जिसको इसने ढूंढा, जिसको किसकी ज़रूरत होनी चाहिए? वीट की. तभी तो ये इसको वीट देगा और ये इसको क्या देगा? राइस.
तो ये जब तक ये लिमिटेड था तब तक तो ये सिस्टम पॉसिबल था, लोगों के बीच में एक्सचेंज हो जाता था जब एरिया छोटा होता था। बट जैसे जैसे वांट्स बढ़ती गई तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को बियर करना बहुत मुश्किल हो गया था, और धीरे धीरे फिर इस सिस्टम को जो था वो एंड कर दिया गया। और इस सिस्टम के बाद फिर क्या हुआ, इवैल्यूएशन ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी। तब मनी हमारे पास आई। मनी की भी बहुत सारी फॉर्म्स आई अलग अलग टाइम की। डायरेक्ट ऐसे जैसे आजकल के नोट्स हैं ऐसे नोट नहीं होते थे जब मनी का स्टार्टिंग हुआ। तो जब मनी का स्टार्टिंग हुआ तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कमोडिटी मनी हमारे सामने आई। ठीक है, यहाँ पर क्या था, कमोडिटी को देकर, ये बार्टर सिस्टम के टाइम ही आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये बार्टर सिस्टम के टाइम का टाइम था, जिसमें ये क्या करते थे, सी शेल्स देते थे, पर्ल्स देते थे, मोती वगैरह जो होते थे, काओ था। ठीक है, इन चीज़ों को एक्सचेंज करके, लेदर होता था, इन चीज़ों को प्रीशियस स्टोन्स होते थे, इन चीज़ों को एक्सचेंज करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। तो इन चीज़ों को हम पर्ल्स को, काउस, ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर प्रीशियस स्टोन, इन चीज़ों के साथ हमने क्या किया, एक्सचेंज करा करते थे, तो उसको हम कमोडिटी मनी कहते थे। बट ये भी एक लिमिट तक पॉसिबल था। तो इसीलिए जब इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और फिर जो मनी सामने आई उसमें सबसे पहले हमारे सामने जो मनी आई वो आई मेटेलिक। मेटेलिक जो हमारे सामने मनी आई, वो मनी हमारे सामने जो आई वो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स के रूप में आई। शुरू में आपको पता होगा सोने चांदी के सिक्के चला करते थे, बट इसका भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि इसको चोरी करना बड़ा आसान था। सोना लिया, पिघाला, इसको बेच दिया। और इसीलिए क्योंकि ये एक तरीके की फुल बॉडीड मनी भी आप कह सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू जिस चीज़ का ये गोल्ड बना है और मेटल, दोनों, मेटल उल्टा ज़्यादा प्रीशियस था, तो इसको भी हमारे को धीरे धीरे बंद करना पड़ा, इस मेटेलिक को भी। मेटेलिक में क्योंकि गोल्ड और सिल्वर को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करा जा सकता था, तो बट जो 1930 था वो जो था इस वाले मेथड को, इस वाली मनी को 1930 के बाद जो था ख़त्म कर दिया गया था। ख़त्म करने का रीज़न भी यही था कि हमारे पास गोल्ड की सप्लाई भी बहुत लिमिटेड थी। गवर्नमेंट को 100% गोल्ड रखने की ज़रूरत थी इस टाइप की कमोडिटी को इशू करने के लिए, तो इसको बंद कर दिया गया। इसको हैंडल करना बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन के थ्रू बहुत मुश्किल होता था, तो इसीलिए मेटालिक कॉइन्स को धीरे धीरे बंद कर दिया गया। कॉइन्स बाद में आए मेटल के, लेकिन गोल्ड सिल्वर को हटा दिया गया क्योंकि ये एक प्रीशियस मेटल था जिसको बेचकर भी पैसे लिए जा सकते थे। जो आजकल के मेटल होते हैं ना, वो मेटल जो होते हैं वो बहुत बेकार, वो ऐसे लो वैल्यू के होते हैं। यानी कि जो फेस वैल्यू होती है ना, फेस वैल्यू जो होती है वो मोर देन होती है कमोडिटी वैल्यू जो आजकल के कॉइन्स हैं। अब इस बात का क्या मतलब है कि फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू। कमोडिटी का मतलब जिस मेटल के वो बने हैं, जिस मेटल के वो बने हैं उसको आज कोई ले जाकर पिघाल कर बेच के भी वो नहीं कमा सकता जितनी उसकी फेस वैल्यू है। यानी कि एक 5 रुपये के कॉइन के ऊपर अगर जो ये 5 लिखा हुआ है, यानी कि ये फेस, ये वैल्यू ज़्यादा है, जिस कमोडिटी का वो बना गया है वो वैल्यू जो है वो लेस है। तो आजकल के मेटल इस टाइप के हैं। फिर धीरे धीरे कौन सी मनी आई, पेपर मनी। ये तो आपको अच्छे से पता है। पेपर मनी में नोट्स जितने भी हैं हमारे वो सब पेपर मनी के अंदर आते हैं। इट वॉज ड्यू टू द इनकन्वीनियंस ऑफ यूज़ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, तो इसीलिए हमारे को पेपर मनी को लाना पड़ा। उसके बाद आज आपके सामने बैंक मनी और क्रेडिट मनी भी है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि बैंक मनी और क्रेडिट मनी क्या होती है। बैंक और द क्रेडिट मनी वॉज इन्वेंटेड टू मेक द ट्रांजेक्शन कन्वीनियंट बेस्ड ऑन द ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब ये वो मनी हो गई जो चेक के बेसिस पर इशू हो गई। ठीक है, चेक एक ट्रस्ट ही तो है। आज मैं किसी को चेक इशू करूंगी तो वो मेरे ट्रस्ट पर ही तो मुझसे चेक ले रहा है। गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि ये एक लीगल मनी है, ये इस टाइप की मनी नहीं है। ठीक है, तो बैंक मनी आई। सबसे पहले मैंने बताया कमोडिटी मनी के बारे में, फिर मैंने मेटालिक बताया, फिर मैंने पेपर मनी बताया, फिर मैंने आपको बैंक और क्रेडिट मनी को बताया। ठीक है, तो ये धीरे धीरे ये था जो मनी हमारे सामने अलग अलग डिजिटल है। आजकल आपको पता है कार्ड्स का यूज़ होता है, ATM कार्ड्स का, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये ऑल आर द डिजिटल टाइप ऑफ मनी, ये आपको अच्छे से पता है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया बहुत सारे मनी की में चेंजेस आए। तो आज जो हम चैप्टर्स हमने स्टार्ट किया ये मनी का, इसमें मैं आपको आज अलग अलग तरह की डेफिनेशंस बता रही हूँ। ये नोट्स आपने बनाने हैं, प्रिपेयर करने हैं, इसके लिए न्यू बुक बनानी है। तो सबसे पहले हम मनी की डिफाइन से शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। मनी क्या होता है? एनीथिंग दैट इज जर्नली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको जर्नली एक्सेप्ट करा गया है
मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, या अगर हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने डेब्ट्स को सेटल करने के लिए, यानी कि हम बाउंड है उसको लेने के लिए, एंड दैट एट द सेम टाइम एक्ट एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, पहले तो ध्यान से सुनना। ये 4 बातें मैंने आपको बोली। मैंने क्या क्या बोला आपको? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है इसमें, ये चारों बातें। यूनिट ऑफ वैल्यू, जिसको आप मेजर ऑफ वैल्यू कहते हो, ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू, और फोर्थ मैंने बताया आपको स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब ध्यान से ये चारों का मतलब समझेंगे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब तो यही हो गया कि आज आप कुछ भी सेल परचेज कर रहे हैं, आप जो दे रहे हैं उसके बदले में आप उसको पैसे दे रहे हैं और वो चीज ले रहे हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब बार्टर सिस्टम चला करता था, हमारे पास कोई कॉमन यूनिट नहीं था किसी भी चीज को मेजर करने का, हमारे पास कोई कॉमन यूनिट नहीं था। हमें क्या करना पड़ता था, जैसे अगर किसी को वीट और काव को एक्सचेंज करना है तो हम कैसे मेजर करें कि एक काव के बदले में कितना वीट देने की जरूरत है। बट मनी के एवेल्यूशन के बाद ये पॉसिबल हो गया। आज हमें पता है कि 1 किलो चीज खरीदनी है तो उसके ये पैसे देने हैं, 1 लीटर हमें कोई चीज लीटर में लेनी है तो हमें पता है, तो यूनिट्स हैं आज। स्टोर ऑफ वैल्यू, उस टाइम पे वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम थी, बहुत टाइम के लिए कई चीजें पेरिशेबल होती थी, स्टोर करना पॉसिबल ही नहीं होता था। बट आज हम हर चीज को खरीद कर अपने पास लाते हैं, किससे? पैसे से। हमें एट ए टाइम चाहिए, हम पैसे दे के ला सकते हैं, हमें कहीं स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जिसको हम कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट भी कहते हैं, कि बार्टर सिस्टम के टाइम पर अगर कोई एक किसान किसी के खेत में काम कर रहा है तो उसको पहले से नहीं बताया जाता था कि उसको कितनी वेजेस मिलेंगी। ये तो डिपेंड करता था, कल्टीवेशन होगा, जितना होगा फिर उसको उसकी मेहनत का मिलेगा। बट आज ये कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट हो सकती है, चाहे वो एक किसान के लिए हो, चाहे वो एक सैलरी पर्सन कोई एम्प्लॉय को रखता है तो वो बता सकता है कि पर मंथ तुम्हारी ये सैलरी रहेगी, जो कि बार्टर सिस्टम के टाइम पॉसिबल नहीं था। तो ये डिफाइन इसकी मैंने आपको बताई, ठीक है। इस डिफाइन को हम फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मनी इज व्हाट लॉ सेज। लॉ का मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर पर जिसको मनी कह दिया गया वो मनी है। क्योंकि जब मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया तो उन्होंने कह दिया था कि आज रात 12 बजे से ये हमारी क्या नहीं रहेगी, मनी नहीं रहेगी, ये हमारे लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो क्योंकि लॉ ने कह दिया तो वो मनी नहीं थी, एक्सेप्टेबल ही नहीं थी रात के 12 बजे के बाद वो मनी, ठीक है। तो वो मनी जिसको लॉ ने कह दिया मनी, वो मनी है। उसके बाद आती है नैरो डेफिनेशन। नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी इंक्लूड्स ओनली करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। अगर हम कॉइन्स को, कॉइन आपको पता है जो सिक्के हैं हमारे, और जो नोट्स हैं कोई भी टाइप का किसी भी वैल्यू का नोट, उन सबको अगर हम लें, टोटल करें, तो वो हमारी नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी है। इट इंक्लूड्स ओनली दोज थिंग्स विच फंक्शंस एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि इसके अंदर हमने सिर्फ उस चीज़ को लिया जिसने एक ही फंक्शन परफॉर्म किया मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। ब्रॉडर डेफिनेशन में क्या आता है कि ब्रॉडर डेफिनेशन में कॉइन्स और नोट्स तो आते ही आते हैं, ठीक है। उसके अलावा सम अदर थिंग्स इन द सप्लाई ऑफ मनी दैट हैव हाई डिग्री ऑफ मनीनेस। हाई डिग्री ऑफ मनीनेस का मतलब टाइम डिपॉजिट, FD वगैरह को भी जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारी ब्रॉड डेफिनेशन बन जाती है, वो भी मनी का पार्ट, ठीक है। ये मैंने आपको अलग अलग डेफिनेशंस बताई मनी की। अब हम करते हैं मनी का क्लासिफिकेशन, कि मनी कैन बी क्लासिफाइड कैसे। सबसे पहले फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब मनी की वैल्यू जो होती है और उसकी कमोडिटी जिससे वो बनाई जा रही है, जब वो दोनों बराबर हों। फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी हुज वैल्यू एज ए कमोडिटी इज द वैल्यू एज ए मनी। जिस चीज़ की वो बनाई जा रही है वो, और जिस चीज़ जितने की वो है, जिस उसके ऊपर फेस वैल्यू लिखी हुई है, जब वो दोनों बराबर होती हैं तो उसको हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्टैंडर्ड मनी। इसको हम स्टैंडर्ड मनी भी कहते हैं। क्रेडिट मनी पे आते हैं। क्रेडिट मनी रेफर्स टू दोज मनी हुज वैल्यू एज ए मनी इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू। यानी कि जिस चीज़ से वो बनी है उससे ज़्यादा वैल्यू, जैसे आजकल के मेटल वाले कॉइन्स हो गए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द मटेरियल फॉर विच इट इज़ मेड। इट इंक्लूड्स टोकन कॉइन्स, चाहे वो 5 का सिक्का है चाहे 1 का है। करेंसी नोट जितने भी हमारे हैं सारे के सारे। प्रोमिजनरी नोट आपने देखा होगा, आई प्रॉमिस टू पे ऐसे करके लिखा होता है उसके ऊपर, टू द बियरर नोट के ऊपर, कभी भी आप पढ़ेंगे। पेपर नोट्स इशूड बाय द RBI। आपको पता है कि हमारे जितने भी पेपर नोट्स हैं वो RBI इशू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, ठीक है। और जितने भी कॉइन्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उसके अलावा बाकी जितने नोट्स हैं वो RBI।
ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि उसके ऊपर लिखा भी होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज साइन बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई, जिसको आरबीआई का गवर्नर जो है वो साइन करता है। इसके बाद आता है लीगल टेंडर मनी, बहुत ध्यान से सुनेंगे, मनी विच इज लीगली सैंक्शन बिहाइंड इट एंड एक्सेप्टेड एज ए मीडियम। ठीक है, इसको हम फिएट मनी भी कहते हैं। फिएट का मतलब होता है ऑर्डर, जो ऑर्डर पर हमको एक्सेप्ट करनी है वो कौन सी मनी है, लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी के भी दो टाइप है, एक लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। जो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती है, ये नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी हेल्प से हम पेमेंट एक लिमिट तक करते हैं। इसमें कॉइन्स आते हैं। आप क्या 1 लाख रुपए की पेमेंट किसी को 1 रुपए के सिक्कों में करोगे तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो जो हमारा लॉ है, लॉ क्या है, एज पर द कॉइनेज बिल पास्ड इन अगस्त 2011 हम 1,000 रुपये से ज़्यादा के कॉइन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो जिस कॉइन्स की फॉर्म में जो मनी है वो लिमिट में एक्सेप्ट करी जाती है, इसलिए इसको लिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहते हैं। और अनलिमिटेड नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सारे हाई डिनोमिनेशन नोट्स आते हैं जितने भी हैं हमारे, ठीक है, इनके अगेंस्ट हम अनलिमिटेड पेमेंट कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। उसके बाद आता है नॉन लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल टेंडर मनी को हम ऑप्शनल मनी, फिड्यूशरी मनी, वॉलेंट्री मनी ये भी कहते हैं, जो ट्रस्ट के बेसिस पर इशू होती है, लाइक चेक। चेक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ड्राफ्ट है। ये कोई गवर्नमेंट ने नहीं ऑर्डर करा हुआ है, ये सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पे इशू होते हैं, तो इसको हम ऑप्शनल, वॉलेंट्री और फिड्यूशरी, इसके नाम है, ये आप ज़रूर याद रखेंगे। उसके बाद आता है बैंक मनी। वैसे मैं बता भी चुकी हूँ आपको, बैंक मनी रेफर्स टू द, ठीक है, टू द डिमांड डिपॉजिट, रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट, यानी कि वो सारा डिपॉजिट जो बैंक के पास हमारा पड़ा है, जिसको जब हम डिमांड करें बैंक को हमें देना पड़ेगा, ठीक है। और वो चेकेबल डिपॉजिट होना चाहिए, यानी कि वो डिपॉजिट जिसके अगेंस्ट, आपको पता है अगर हम एफडी कराते हैं तो एफडी के अगेंस्ट चेकबुक इशू नहीं होती। हमारे सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट के ऊपर चेकबुक इशू होती है। तो सारे चेकेबल डिपॉजिट जिसको हम जब डिमांड करें और बैंक को हमें देना पड़े आर कॉल्ड द बैंक मनी। दीज डिपॉजिट्स आर पेबल ऑन डिमांड। बैंक मनी जो होता है फैसिलिटेट द सेम और एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पेमेंट थ्रू द चेक, ड्राफ्ट और एटसेट्रा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिपॉजिट मनी, इसको हम डिपॉजिट मनी भी कहते हैं। उसके बाद आता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है, दैट इज मनी सप्लाई। सप्लाई ऑफ मनी इज डिफाइंड एज टोटल स्टॉक ऑफ मनी। टोटल स्टॉक ऑफ मनी, स्टॉक का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एज ए पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो टोटल हमारे पास चीज़ है वो स्टॉक होती है। ऑफ मनी ऑल द फॉर्म, ऑल द फॉर्म का मतलब चाहे पेपर मनी है, चाहे कॉइन्स है, चाहे डिमांड डिपॉजिट्स हैं, वो भी तो हमारा ही पैसा है, उन सब का एक पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टॉक देश के अंदर इज कॉल्ड मनी सप्लाई एट बैंक विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक ऑन अ स्पेसिफिक डेट और टाइम इज कॉल्ड द मनी सप्लाई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और डेफिनेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये मैंने आपको डेफिनेशंस कराई, और एक और बता देती हूँ मैं आपको बार्टर सिस्टम की डिफाइन। वैसे मैं बता चुकी हूँ आपको, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज वर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर द अदर गुड्स एंड सर्विसेज। बार्टर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सीसी इकोनॉमी और द बार्टर इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी मीन्स कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। तो ये मैंने आपको सारी डिफाइंस इसकी समझाई। डिफाइंस के बाद हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज मेन कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। बहुत ध्यान से सुनेंगे ये कंपोनेंट्स के बारे में, और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मनी सप्लाई की मैंने अभी आपको डिफाइन बताई, मैं आपको अब मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स बता रही हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के आप दो कंपोनेंट करोगे, ठीक है। दो कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट होगा करेंसी विद द पब्लिक, करेंसी विद द पब्लिक, जिसको आप सी से डिनोट करेंगे। सेकंड आप करेंगे डिमांड डिपॉजिट्स, जिसको हम डीडी से डिनोट करेंगे। यानी कि कंपोनेंट क्या हो गए मनी सप्लाई के, सी प्लस डीडी। सी मीन्स करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, ठीक है, एंड डिमांड डिपॉजिट का मतलब जो डिपॉजिट हमने बैंक के पास रखी हुई है।
अब हम की डिटेल करते हैं। तो सबसे पहले हम सी को डिस्क्राइब करेंगे। सी के अंदर मैं आपको दो चीज़ें कराऊंगी। करेंसी का मतलब क्या होता है, हमारे कॉइन्स और हमारे पेपर नोट्स। तो सबसे पहले हम कॉइन्स की बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे। कॉइन्स आर मेड अप ऑफ मेटल, ये मेटल के बने होते हैं। द मेटेलिक कॉइन्स आर इशूड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, वो सेंट्रल बैंक है। और जबकि हमको पता है कि मेटल कॉइन्स जो है, इस मेटल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आज कोई चाहे तो इसको ले जाकर पिघाल कर नहीं बेच सकता, क्योंकि गोल्ड सिल्वर से बहुत नुकसान होता था, कॉपर से, क्योंकि ये सब चीज़ें जो थी बहुत अच्छे मेटल की थी और ये बिका करती थी। तो तभी तो ये कॉपर के और मेटल के, गोल्ड के, सिल्वर के कॉइन्स को बंद कर दिया गया था। These coins are used as token coins since their face value is much higher than, ध्यान से सुनेंगे, इनकी फेस वैल्यू जो होती है ज़्यादा होती है इनकी इंट्रिंसिक और मेटालिक वैल्यू से, ठीक है। मेटालिक और इंट्रिंसिक का मतलब सेम होता है। तो कॉइन्स का मतलब क्लियर हो गया आपको। अब हम आते हैं करेंसी, पेपर करेंसी पर। अब ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पेपर करेंसी और द करेंसी नोट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। द सेंट्रल बैंक इन द एवरी कंट्री, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक के पास मोनोपली राइट होता है एक इशू करने का इस करेंसी नोट्स को। हर देश का आरबीआई, यानी कि हमारे देश का तो आरबीआई है, हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, हमारे यहाँ आरबीआई है। तो उनको ये राइट होता है, मोनोपली राइट का मतलब सिंगल उन्हीं के पास राइट है सारे के सारे करेंसी नोट्स को पब्लिश करने का। इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेंगे। एंड द रिमेनिंग नोट्स ऑफ हायर डिनोमिनेशन आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द सेंट्रल बैंक इज परमिटेड, अब सेंट्रल बैंक को भी ये परमिशन कैसे मिलती है, ये बड़ा ध्यान से सुनना, कि सेंट्रल बैंक इज परमिटेड टू इशू टू नोट्स टू एनी एक्सटेंट, वो किसी भी एक्सटेंट तक नोट को इशू कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अ मिनिमम रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। एंड हमारे यहाँ पर एक रिजर्व रखा जाता है जिसको हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम हमारे को कहता है, हमारे को ये कि जो हमारा बैंक है वो किसी भी एक्सटेंट तक नोट को इशू कर सकता है अगर उसने ये मिनिमम रिजर्व जो है मेंटेन कर रखा है। और ये मिनिमम रिजर्व जो है गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी की फॉर्म में मेंटेन होता है। और जो ये मिनिमम अमाउंट है दैट इज 200 करोड़। 200 करोड़ में से 115 करोड़ का जो है हमें गोल्ड रखना जरूरी है। एंड फॉर 85 वी हैव टू पुट द फॉरेन करेंसी, हमें फॉरेन करेंसी को रखना पड़ता है 85 करोड़ का एंड 150 करोड़ का हमें गोल्ड। उसके बाद हम किसी भी एक्सटेंट तक नोट इशू कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जो हमारे देश को फॉलो करना होता है। तो मैंने आपको पहला पॉइंट डिस्क्राइब करा, सी करेंसी विद द पब्लिक, जिसे मैंने आपको कॉइन्स बताए, कॉइन्स क्या होते हैं, करेंसी बताई वो कैसे इशू होती है, कौन इशू करता है, कैसा सिस्टम फॉलो करा जाता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बारे में बताया। अब उसका सेकंड कंपोनेंट करते हैं। सेकंड कंपोनेंट क्या था, डीडी। डीडी का मतलब डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट करेंगे। डिमांड डिपॉजिट आर ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट और द कह लो कि कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। देयर आर मनी, ठीक है, दीज आर द मनी डिपॉजिट, ये हमारे मनी डिपॉजिट है मेड बाय द डिपॉजिटर, जो डिपॉजिटर करता है या ऑनर करता है, किसके पास, बैंक के पास। नाउ बैंक इज एग्रीड टू ऑनर, बैंक उसको ये ऑनर करता है उसका कि सच डिमांड और पे मनी ऑन डिमांड एट एनी टाइम, कि वो कभी भी जब भी हम मांगेंगे बैंक हमें वो पे करेगा। एंड टू होम सो एवर, या फिर हमारे कहने पर किसी और को, क्योंकि हम चेक से भी तो करते हैं, कई बार चेक हमारा सेल्फ होता है, कई बार हम किसी के नाम का इशू करते हैं, तो वो एक ऑर्डर ही तो हो गया बैंक के ऊपर कि हमारे ऑर्डर पर अब ये पैसे आप इसको पे कर दो। द ऑनर ऑफ द डिपॉजिट में विश फॉर दिस पर्पज द पीपल यूज चेक टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, इसके लिए लोग क्या इशू यूज करते हैं, चेक यूज करते हैं। तो ये मैंने आपको टॉपिक कराया, यानी कि अगर कभी आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई, राइट इट्स कंपोनेंट या एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स में हमेशा याद रखिएगा कि आपको दो ही चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, सी प्लस डी डी। सी मीन्स करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक एंड डी डी मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स।
ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन इस चैप्टर का और एक दूसरा क्वेश्चन, बस ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में प्रिपेयर होते हैं और बाकी जो है आपके सिलेबस में या आपकी बुक में दिया है वो नहीं है आपके सिलेबस का पार्ट। अब तो मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन करा रही हूँ, मेजर, कि हम कैसे मेजर करते हैं मनी सप्लाई को। रिजर्व बैंक ने जो है मनी के 4 मेजर्स दिए थे, M1, मेजरमेंट 1, मेजरमेंट 2, मेजरमेंट 3 एंड मेजरमेंट 4। इन योर सिलेबस इज ओनली M1 मेजरमेंट। आपके सिलेबस में सिर्फ M1 मेजरमेंट है, M2, M3 और M4 नहीं है। ठीक है, बट मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगी फिर भी। तो हमने M1 का डिस्क्रिप्शन करना है। M1 का मेजरमेंट यानी कि मनी सप्लाई को मेजर करना है तो हम 3 चीज़ों को जोड़ते हैं अगर, तो हमारा M1 मेजरमेंट आता है। दैट इज C मीन्स करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट एंड थर्ड वन इज अदर डिपॉजिट्स, OD। यानी कि प्लीज़ ये 2 क्वेश्चन को मिक्स मत करना, मेजरमेंट को और कॉम्पोनेंट को। कॉम्पोनेंट के टाइम आपने सिर्फ 2 एक्सप्लेन करने हैं एंड मेजरमेंट आपका ये 3 होता है। ये मैंने लिखा, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल में से 2 की डिटेल वही है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, बट इसकी डिटेल एक मेरे को आपको बतानी है कि इसमें क्या क्या आता है, तो फिर ये क्वेश्चन पूरा प्रिपेयर हो जाता है। यानी कि कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, तो आपने 3 कंपोनेंट को एक्सप्लेन करना है, 3 बातों को इसमें एक्सप्लेन करना है, C प्लस DD प्लस OD। C और DD में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं आपको OD बताती हूँ। OD का मतलब अदर डिपॉजिट्स विद RBI। RBI के पास जो डिपॉजिट्स होती हैं वो क्या होती हैं? पहला, डिमांड डिपॉजिट विद द RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हम जैसे आम पब्लिक अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकती RBI में। RBI के पास और फाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनके अकाउंट होते हैं, लाइक NABARD का है। ठीक है, वो उनकी डिपॉजिट इसका पार्ट हो गई डिमांड डिपॉजिट का। डिमांड डिपॉजिट विद द RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अकाउंट हैं, फॉरेन गवर्नमेंट के या फॉरेन RBI बैंक्स, रिजर्व बैंक्स के अकाउंट जो किसके पास है? RBI के पास। वो हमारा मेजरमेंट 1 का पार्ट है। थर्ड आता है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक। इनके अकाउंट जो हमारे सेंट्रल बैंक के पास हैं, वो डिपॉजिट जो है वो अदर डिपॉजिट्स का पार्ट है। तो अदर डिपॉजिट में आपने ये 3 चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। C और DD मैं इससे पहले वाले पार्ट में बता चुकी हूँ, वही लिखना है। जब आप इन तीनों को मिला के लिखोगे तो आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो इसके बाद ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो जाता है और आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि आपने अपनी बुक से जब इसको रिवाइज करना है तो किस तरीके से करना है। इस चैप्टर में आपने स्टार्टिंग में आपको सारी डिफाइंस दी गई हैं, वो ज़रूर आप सारी की सारी डिफाइंस पढ़ेंगे। ये आपको इवैल्यूएशन ऑफ मनी बताया गया है, उसके बाद इसकी डेफिनेशंस बताई गई हैं। लीगल टेंडर वाली मैंने अभी आपको समझाई डेफिनेशन, एक बार यहाँ से भी ज़रूर पढ़ेंगे। फंक्शन के बेसिस पर भी मैंने आपको सबसे पहले डिफाइन जो बताई वो फंक्शन के बेसिस पे थी। नैरो भी बताई, ब्रॉड भी बताई मैंने आपको। ठीक है, आपको मैंने मनी और नियर मनी, मनी का डेफिनेशन बता चुकी हूँ। नियर मनी का मतलब जो एग्जैक्टली कैश नहीं है बट कैश के बराबर है, जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद मनी सप्लाई आ जाता है। मनी सप्लाई के कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट में डिस्क्राइब करे आपको मैंने C प्लस DD, उनकी डिटेल यहाँ भी आपको गिवन है सारी की सारी। उसके बाद मेजरमेंट में मैंने आपको बताया 3 करेंगे, C प्लस DD प्लस OD, इनकी डिटेल बताई। बाकी ये आपके सिलेबस में नहीं है बार्टर सिस्टम। अगर आप वैसे रीड कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार आप सिर्फ रीड कर लें कि बार्टर सिस्टम क्या था और उसकी क्या लिमिटेशंस थी। और उसके बाद मनी के फंक्शन है, वैसे मैं आपको चारों बता चुकी हूँ। आपको मैंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब भी बताया, मैंने आपको यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब भी बताया, मैंने आपको स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब भी बताया और मैंने आपको स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब भी बताया। तो ये आपके बुक में दे रखा है सारा का सारा, आपने इस बुक से रिवाइज करना है। तो ये करने के बाद मैं आपको इसका एक PDF भेजूंगी नोट्स का। तो आप लोगों ने नई नोटबुक प्रिपेयर करनी है, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। और ये सारे के सारे नोट्स जो हैं जो मैं आपको भेजूंगी PDF बना के, ये आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और अगर कोई चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछेंगे। थैंक यू।